लास्ट वीडियो में हमने सैलरी के अंदर देखा था मोटर कार फैसिलिटी और साथ में आपने देखा था रेंट फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी। आज हम देखते हैं बचे हुए जितने पॉइंट्स हैं हमारे इससे रिलेटेड जो जूनियर अकाउंटेंट में आ सकते हैं 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का, जो आपका एक क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क्स का है उनमें से। तो इनमें से भी कुछ हमसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कुछ डेटें भी आ सकती हैं, कुछ रेटें भी आ सकती है जो इससे रिलेटेड है। आइए उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर कुछ पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या मींस सिंपल वर्ड, अगर लायबिलिटी बनती है किसकी, एक्स की, और पेमेंट कर रहा है कौन, वाई। खाया किसने, एक्स ने, और पेमेंट किससे करवा रहा है, वाई से। इसी तरह से खर्चा कर रहा है एम्प्लॉय और पेमेंट कर रहा है कौन, एम्प्लॉयर। अगर नियोक्ता पे करता है, एम्प्लॉय खर्चे करता है, तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं ऑब्लिगेशन। एंड ऑब्लिगेशन में जितने भी होते हैं वो चाहे स्पेसिफाइड पर्सन हो या नॉन स्पेसिफाइड पर्सन हो, बोथ एम्प्लॉय के लिए 100% टैक्सेबल होता है। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। वैसे तो मैंने एक वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर बोल दिया, आपको जब भी देखना है तो यही पॉइंट उसमें देख लीजिए कि एक्चुअल में बेनिफिट किसको हो रहा है और पेमेंट कौन कर रहा है। ये तो देखिए यहां पर लोन पेड बाय, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है लोन पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का लोन था, पेमेंट किसने किया, एम्प्लॉयर ने। ऑब्लिगेशन, जैसे आपने देखा होगा गांव के अंदर जो बंधुआ मजदूर या आप कह लीजिए हाली वगैरह रखे जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं 50,000 रुपए पर मंथ पर एनम पर बात हो गई। अब किसी ने 60 दे दी है तो वो कहता है भाई पुराने वाले को पेमेंट कर दो और मैं आप क्या रह जाऊंगा। या ऐसे 2 लाख में किसी से बात हो गई, उसने 50,000 उससे लोन ले रखा था, आपने क्या कि भाई मैं तभी आपको वहां से छोड़ सकता हूं जब उसका आज तक का लोन चुका दो। तो जितना लोन है वो मेरे को चुकाना पड़ा, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेशन। और वो सभी तरह के कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल है। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयर को उस व्यक्ति की जरूरत है, इसीलिए तो उसका पेमेंट कर रहा है। सेकंड, स्कूल फीस, बच्चे किसके, एम्प्लॉय के, और पेमेंट कर रहा है कौन, और एम्प्लॉयर। तो यहां पर कह देता है एम्प्लॉयर भाई मैं स्कूल नहीं चला सकता या आपको अलाउंस नहीं दे सकता, आप तो ऐसा कीजिए जो आपके पास फीस आती है वो मैं पे कर दूंगा, आप छोड़ के ना जाए। तो वो जो बिल लाके देते हैं वो पेमेंट। नेक्स्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, बिल किसके नाम, एम्प्लॉय के खुद के नाम, अपने घर पे लगवा रखें कनेक्शन, और जब बिल आता तो किससे पेमेंट करवा देता था, एम्प्लॉयर से करा देता है। ये भी ऑब्लिगेशन, ये सभी के लिए टैक्सेबल, चाहे स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड। सर्वेंट फैसिलिटी, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वर्क पूरा करने के लिए, टाइम पर वर्क पूरा करने के लिए उनको क्या देता है, सर्वेंट फैसिलिटी देता है। तो उनके पास काम का बर्डन हो जाए या कुछ किसी तरह का वर्क ज्यादा हो तो उस वर्कलोड को कम करने के लिए उसे हेल्पर की जरूरत होती है, तो उस हेल्पर को सर्वेंट के नाम से दे रखा है। तो अगर एम्प्लॉय ने अपनी यहां सर्वेंट लगवा रखा और उसका पेमेंट किससे करवाता है, एम्प्लॉयर से करवाता है, तो वो क्या होगा, ऑब्लिगेशन, वो भी 100% टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल। आप अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर करवा के आगे और उसका जो बिल आया वो किससे ले लिया, प्रेजेंट कर दिया किसको, एम्प्लॉयर को, और वहां से आप पैसा ले लेते हैं उससे, तो वो भी क्या होगा, ऑब्लिगेशन। और ये नेक्स्ट है एलआईसी। एलआईसी है किसके नाम की, एम्प्लॉय के नाम की, और पेमेंट किससे करवा रहा है, एम्प्लॉयर से करवा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेशन। तो ये जितने भी ऑब्लिगेशन दे रखे हैं ये सारे ऑब्लिगेशन टैक्सेबल हैं, किसके लिए, स्पेसिफाइड पर्सन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन क्या, कभी कभी एम्प्लॉय को पैसे की जरूरत होती है तो कहां जाता है, अपने एम्प्लॉयर के पास जाता है और एम्प्लॉयर से लोन लेता है, पैसा लेता है। मुझे इतनी जरूरत है, 5 साल से नौकरी कर रहा है, 8 साल से नौकरी कर रहा है, उसको पैसे की जरूरत होती है, तो एम्प्लॉयर कभी मना नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि कहां जाएगा, 5 साल से मेरे पास है। तो अगर वो रिश्तेदारों से लेता है तो 10 जगह गिनाते हैं, एम्प्लॉयर से लेता है तो वो उसके रिश्तेदारों को जानता ही नहीं है, तो उसे कोई मतलब भी नहीं होता कि कहां ले जा रहा है, क्योंकि उससे ही तो कमा रहा है वो। तो ऐसी कंडीशन में अगर एम्प्लॉयर से लोन लेता है, वो भी क्या, बिना ब्याज के, तो यहां दिया है कुछ कंडीशन में तो एग्जेम्प्ट है और बाकी सब कंडीशन में एसबीआई की रेट इस पे अप्लाई की जाती है। तो हमारे पास यहां से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या, देखिए इनकम टैक्स एक्ट 1962 रूल 3A के अकॉर्डिंग कहता है कि कुछ ऐसी बीमारियां जो कैंसर है, एड्स है आदि के लिए, दमा अगर हैं, तो उनके लिए अगर आप इलाज करवाते हैं तो वो 100% क्या होगी, एग्जेम्प्ट, कैंसर और एड्स के लिए। सेकंड दिया है, अगर आपका लोन एम्प्लॉय ने जो लोन लिया एम्प्लॉयर से उसकी अमाउंट 20,000 से बिलो है,
20,000 से कम है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, उस पर भी कैलकुलेशन नहीं करनी, उस पर भी किसी तरह से इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर 20,000 से ज्यादा का लोन है तो उस कंडीशन में हमारे पास कौन सी रेट लगेंगी? एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रेटें लगेंगी। तो हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रेटें क्या हैं और उन पे किस तरह लगे। अगर आपने लोन ले रखा है, हाउसिंग लोन ले रखा है, काहे के लिए ले रखा है? मकान बनवाने के लिए ले रखा है, तो उस कंडीशन में अगर लोन लेने वाला फीमेल है तो उस कंडीशन में 8.70 टू 9.10 तक की उस पे क्या लगेगी? चार्जेज। सेकेंड यानी फैसिलिटी वैल्यू, और मेल है तो 8.75 से लेकर 9.15 तक, 0.05 का डिफरेंस है दोनों में, मेल और फीमेल के अंदर। कार लोन लिया है, कार लेने के लिए तो 9.30% से लेकर 9.80% तक उस पे फैसिलिटी वैल्यू लगा सकते हैं, और मेल के लिए 9.30 से लेकर 9.80 तक आप लगा सकते हैं। अगर आप पुरानी कार यूज करते हैं, पुरानी कार को परचेज करते हैं, ये तो नई कार के लिए था, न्यू कार के लिए ये, अगर ओल्ड कार के लिए करते हैं तो उस कंडीशन में 11.05 टू 12.05% किसके लिए? बोथ एम्प्लॉय, मेल हो या फीमेल हो, यहां किसी कैटेगरी को अलग नहीं किया, दोनों को कंबाइंड रखा है, मेल और फीमेल के लिए। अगर आप टू व्हीलर के लिए लोन लेते हैं, टू व्हीलर के लिए लोन ले रखा है तो आपके लिए दे रखा है 17.60% बोथ के लिए, मेल और फीमेल के लिए। एंड एजुकेशन लोन लेते हैं तो यहां पर इसने बाउंडेशन दे रखी है, अगर आपका लोन 7.5 लाख रुपीज से बिलो है तो उस कंडीशन में 10.55, जैसे अगर आपका लोन कितना है 6 लाख रुपए हैं तो 6 लाख रुपए का 10.55% पर एनम, जितने पीरियड लिया उतने के अकॉर्डिंग। अगर 7,50,000 से 10 लाख है तो उस पर लगेगी रेट क्या? 10.80% आपकी लगेगी, जितने पीरियड आपने उस लोन को यूज किया। फीमेल है तो उस कंडीशन में 0.50 इसमें से लेस कर दिया जाएगा, जो रेट है सपोज यहां होती फीमेल के लिए तो 10.05% लगता, यहां पर होती तो 10.30% लगता। एंड पर्सनल लोन, व्यक्तिगत लोन अपने खुद के यूज के लिए किसी अदर काम के लिए लेते हैं, इनको छोड़कर, तो उस कंडीशन में आपकी रेट रहेगी 17.10% बोथ एम्प्लॉय। अब बात आती है कि आपने ये लोन ले रखा है, लोन पे करने पर भी आपकी कंडीशनें बन सकती हैं। क्या कंडीशन बन सकती है? तो वो हमारे पास पॉइंट हो सकता है। सपोज मिस्टर एक्स ने एम्प्लॉयर से 1 अप्रैल को या 1 जनवरी 2019 को कितना लोन लिया? 1 लाख रुपए का, ठीक है। और इस लोन को कब पे करता है? कुछ नहीं कहता, तो उस कंडीशन में पूरा 1 लाख का क्या लग जाएगा? 3 मंथ का जो भी आपकी रेंट, पर्सनल लोन है तो 17.10। बट अगर ये कहता है कि हर महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी में लिया तो फरवरी की पहली तारीख को इस लोन को लौटाता है, तो इसकी अमाउंट कैलकुलेट होगी 1 लाख रुपए। जनवरी की ये मानी जाएगी, फरवरी में कितनी मानी जाएगी? 90,000, 10,000 चुका दिया तो 90 पे इंटरेस्ट देगा। एंड मार्च में कितनी लगेगी? 80,000, 80,000, तो टोटल 270 इंटू जो भी रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1/12। ये हमारे पास कैलकुलेशन होगा। ये तब जब नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे को आप इंटरेस्ट पे करते हैं। अगर कहते हैं कि जिस मंथ में लिया उसी मंथ की लास्ट डेट को आपने पेमेंट किया, जनवरी में पेमेंट कर दिया, तो उस कंडीशन में आपकी अमाउंट क्या होगी? तो यहां स्टार्टिंग 90, क्योंकि 1 लाख में से कितना पे कर दिया? 10,000, तो उसी महीने में पे कर दिया एंड में। सो 90,000, फिर 80,000, फिर 70,000, एंड टोटल हो गया आपका कितना? 240। एंड 240 का रेट लगाएंगे इंटू 1/12। ये हमारे पास 2 मेथड बनते हैं। ये है लास्ट डेट पर, मंथ के लास्ट डेट, एंड ऑफ मंथ,
ठीक है ना। और ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ, अगर महीने की पहली तारीख को पे करते हैं तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और एंड में करते हैं तो ये कैलकुलेशन होगा। ये भी हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है। देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। फ्री मील एंड टी स्नैक्स, खाने पीने की व्यवस्था करना। कभी कभी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए खाने पीने की सुविधाएं देता है, कई एम्प्लॉयर नाश्ता भी देते हैं और कई व्यक्ति चाय वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर कहता है चाय नाश्ते की सुविधा तो हर जगह आपके लिए क्या है, ऑफिस टाइम में है तो 100% एग्जेम्प्ट, ठीक है। और बात आती है मील्स की, खाने की, तो खाने के लिए इन्होंने दे रखा है ऑफिस टाइम में दिया जाता है, तो उस कंडीशन में ये 50 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, एग्जेम्प्ट। सपोज उस खाने की वैल्यू कितनी है, 70 रुपीज है, ठीक है, 70 रुपीज है, तो उस कंडीशन में 50 रुपीज तक आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा, 20 रुपीज आपकी उस फैसिलिटी होगी। जैसे एम्प्लॉय ने बात कर ली, अपनी यहाँ जो कैंटीन चलती है उससे कह दिया भैया हमारे एम्प्लॉय को तुम्हें खाना कितने में देना है, सिर्फ 10 रुपए में देना है, जबकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 70 रुपीज। तो उसने कहा कि वर्कर से आपको 80 रुपीज नहीं लेना, आपको क्या लेना है, सिर्फ 70 रुपीज। तो एक्चुअल कॉस्ट तो है, डील जो एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय उसके साथ हुई है कैंटीन वाले के साथ, वो तो 80 रुपीज में हुई, और वो एम्प्लॉय को कितने में प्रोवाइड कर रहा है, 10 रुपीज में। चार्जेस इसलिए लेता है ताकि एम्प्लॉय वेस्ट ना करे, चार्जेस लगे तो ये देखिए ये 10 रुपीज उसमें से पहले लेस कर दीजिए तो इतना रियम्बर्स हुआ, या 80 रुपीज है तो इसमें से 10 रुपीज जो रियम्बर्स हुआ कैश रिसीव्ड उसको लेस किया तो कितना रह गया, 70। और रूल कहता है एवरी डे के अकॉर्डिंग 50 रुपीज और कम किया जाएगा। ये भी तभी किया जाएगा जब वर्कर ऑफिस टाइम में, ऑफिस के अंदर, ऑफिस आवर्स में ये क्या दे रहा हो, फैसिलिटी यूज कर रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉय के लिए कितना टैक्सेबल होगा, 20 रुपीज इंटू जितने पीरियड आपने इस फैसिलिटी को यूज किया। अगर आपने 300 डेज यूज किया तो 300 डेज, यानी आपकी फैसिलिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6000 रुपये। ये हमारे पास, ठीक है ना। ये कैश रिसीव्ड हो गया आपको, एम्प्लॉय ने जो खरीदा उसी टाइम को, और ये डिस्काउंट हो गया आपको कंपनी या फैसिलिटी की वैल्यू इतनी। चले तो कितनी वैल्यू रह जाएगी आपकी, 6000 आपके लिए टैक्सेबल हो गया अप टू 50,000। बट एक कंडीशन है जिसमें आपको पूरी फैसिलिटी एग्जेम्प्ट हो सकती है, वो ऐसी जगह जहां पर रिमोट एरिया हो। जहां पर रिमोट एरिया मींस यहां कहना चाहते हैं कि 50-60 किलोमीटर तक, दूर दूर तक खाने पीने की व्यवस्था ना हो, या खाने पीने के लिए आपको 40-50 किलोमीटर दूर जाना पड़े। वहां पर अगर आप इस तरह का वर्क करते हैं और एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ऑफिस टाइम में लंच प्रोवाइड कराता है तो वो 100% एग्जेम्प्ट होगा रिमोट एरिया के अंदर। आगे चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। अगर एम्प्लॉयर की कोई भी एसेट्स को यूज करता है तो उस कंडीशन में उसका चार्जेस क्या होगा। तो ये दे रखा है यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, तो इसे हमें दे रखा है ट्रांसफर यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स में कोई भी एसेट्स, सपोज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 10,000 रुपीज की फर्नीचर प्रोवाइड किया, फ्रिज दिया, तो उस कंडीशन में उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो यहां 10% इनटू जितने पीरियड आपने यूज किया, नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है ना, डिवाइड बाय 12। अगर पूरे 12 महीने काम किया तो 12 डिवाइड बाय 12 1, अगर 10 मंथ लिया तो 10 डिवाइड बाय 12, जो भी आएगा उसको यहां लिख देंगे। ये मेरा क्या होगा, अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को रेंट पर लेके प्रोवाइड किया है, कोई भी एसेट जैसे फ्रिज है, कूलर है, रेंट पर लेकर प्रोवाइड किया है, तो उस कंडीशन में रेंट अमाउंट पर मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ, जितने पीरियड के लिए लिया वो वैल्यू इसकी कॉस्ट होगी। सेकंड चलते हैं हम, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। अगर एसेट्स का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, यानी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी, जैसे अपनी यहां पुरानी कार होगी, मार्केट में बेचने की जगह उसने किसको दे दी, अपने एम्प्लॉय को दे दी, या कंप्यूटर था
2 साल 3 साल यूज करने के बाद उसने कहा कि अब नया कंप्यूटर चाहिए, हैंग होने लग गया है, कुछ भी है, वो बेचना चाहता है, तो उसने कहा, एम्प्लॉय ने कहा कि मैं ले लूंगा, उसको दे देता है और कम रेट पे देता है या जिस भी रेट पे देता है तो उस रेट को कैसे फैसिलिटी वैल्यू होगी वो देखिए इसके अंदर। तो यहाँ कंप्यूटर के लिए है तो यहाँ का है रिटर्न डाउन वैल्यू का 50% के बराबर। सपोज 10,000 का कंप्यूटर है या 1 लाख रुपीज का कंप्यूटर था, कॉस्ट कब परचेज किया 18 में, ठीक है, तो 18 में, तो 18 का डेप्रिसिएशन लग गया 18-19 का, ठीक है, 18 में परचेज किया तो 1 अप्रैल, तो 17-18 का, ठीक है ना, 19 में आ गया, 17-18 का डेप्रिसिएशन लग गया आप पे, 10% सपोज कितना है 50%, तो 50% आपने चार्ज किया 50,000, कितना रह गया, फिर एक और डेप्रिसिएशन लग जाएगा 18-19 में तो बेच ही दिया आपने, कितना 50%, ये रिटर्न डाउन वैल्यू है 25,000, तो कितना रह गया 25,000। अगर ये कंप्यूटर इसने 25,000 में ना ट्रांसफर करके उसे कितने में दे दिया 10,000 में, लैपटॉप या 10, तो उस कंडीशन में फैसिलिटी वैल्यू क्या होगी 15,000। सेम मोटर कार के लिए भी है, बट मोटर कार की रिटर्न डाउन वैल्यू पर, इसमें भी रिटर्न डाउन वैल्यू पर सेम इसी तरह से लेस करते जाएंगे, बची हुई अमाउंट पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है और इसकी रेट क्या है 20%। मोटर कार पर कितना है 20% लगाएंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास है अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में कौन सी, कंप्यूटर और मोटर कार को छोड़ दें, इसके अलावा जो भी बचती है उस पर हमारे पास क्या लगेगी, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से, सीधी हाथ विधि जो भी आप कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड वो, और इसके लिए रूल क्या हो गया, तो देखिए जैसे 1 लाख है 5 साल के लिए तो इंटू 5 10% जो भी आपकी रेट इंटू 5 ईयर 50,000 कम कर दिए तो कितना रह गया 50,000 बेची कितनी 30 में, तो जितनी बची वो क्या है फैसिलिटी वैल्यू। यहां इस तरह से लगेगा डायरेक्ट, हर साल का फिक्स हमेशा कॉस्ट पे लगेगा, जबकि यहां रिटर्न डाउन पे लगता है, किसमें कंप्यूटर और मोटर कार में। जबकि उसको छोड़कर जो भी एसेट्स है ट्रांसफरेबल उसके लिए क्या दिया है 10% ऑफ एसेट्स कॉस्ट। अच्छा एक और वर्ड है, अगर ये कंटिन्यू 10 साल तक यूज होती है, किस किस को छोड़कर, कंप्यूटर और मोटर कार को छोड़ दें, उसके अलावा कोई भी एसेट्स है, क्योंकि इन दोनों पे रिटर्न डाउन वैल्यू है, इसको छोड़कर जो भी एसेट्स बढ़ती है जिसपे स्ट्रेट लाइन मेथड है, अगर 10 साल तक यूज कर लिया तो उसकी वैल्यू क्या मानी जाती है, निल। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू निल होती है। 3 एसेट्स का नाम दिया है, 4 जिनमें कंप्यूटर लैपटॉप भी दिख देगा आपको और मोटर कार भी दे देगा और एक फर्नीचर दे देगा, तो आपको किसको डालना है फर्नीचर। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट फैसिलिटी ऑफ स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर और साथ में कह सकते हैं गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी एटसेट्रा। अगर ये सारी चीजें दे रखी हैं किसके लिए, तो ये वर्ड दे रखा है ओनली फॉर स्पेसिफाइड पर्सन के लिए, तो यहां दिया स्वीपर, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को स्वीपर प्रोवाइड किया है और वो नॉन स्पेसिफाइड है तो नॉन टैक्सेबल, बट स्पेसिफाइड पर्सन है तो उस कंडीशन में आपके टैक्सेबल होगा क्या, एक्चुअल कॉस्ट जो आपने उस पर पेमेंट किया, जैसे 300 रुपए पर मंथ उसको पे करते हैं तो 300 इंटू 12 जितने पीरियड आपने उसको यूज किया। सेम गार्डनर के लिए, और गार्डनर का तो हमने किस में जोड़ा था, रेंट फ्री एकोमोडेशन के अंदर मैंने इसको क्लियर कर दिया था। अगर मकान उसका साथ में ओनर भी है और मकान भी प्रोवाइड कर रखा है और साथ में गार्डनर भी दे रखा है तो उस कंडीशन में गार्डनर की वैल्यू यहां पर क्या होगी निल, और वहां पर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और वहां पे भी उसमें इंक्लूडेड, और यहां पर उसको हटा दिया जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगाना। ये गलती होती है, क्वेश्चन में पूछ सकता है मिस्टर एक्स ने एक मकान प्रोवाइड कर रखा, उस पर एक गार्डनर है, गार्डनर की फैसिलिटी क्या होगी, तो गार्डनर की फैसिलिटी क्या होगी निल। साथ में कह दिया वॉचमैन भी है, सबको 200 रुपए देते हैं तो आप वॉचमैन का ही लगाएंगे, गार्डनर का नहीं लगाएंगे अमाउंट, ठीक है, क्योंकि वहां पर अगर ओनर कौन हो एम्प्लॉयर हाउस का, तो उस कंडीशन में गार्डनर उसके साथ लगा रहता है, उस फैसिलिटी में उसकी कॉस्ट जुड़ी रहती है। तो जो भी इनको एक्चुअल पेमेंट किया जाता है, वॉचमैन आ गया, गार्ड वगैरह आ गया, और भी कोई अदर सर्वेंट है तो वो भी इसमें आ जाते हैं, कुक वगैरह इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, तो उनकी फैसिलिटी। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो उस कंडीशन में जितना एक्चुअल बिल आता है उस एक्चुअल बिल को कॉस्ट मानी जाएगी। तीसरा दिया फ्री और कंसेशनल रेट पर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉयर, क्या देता है,
स्कूल बना रखे हैं, या फिर एम्प्लॉय को कहता है भाई इस स्कूल के अंदर पढ़ाओ, हम आपको उसकी फैसिलिटी देते हैं, लाना ले जाना सब कुछ जो भी कर रहा है, और पढ़ने का चार्जेज वो पेमेंट करता है, तो उस कंडीशन में दिया है कि उसी तरह का कोई दूसरा इंस्टीट्यूट या जो एक्चुअल में उसने कॉस्ट की पे अदर है, अदर इंस्टीट्यूट है, तो उस कंडीशन में जो भी कॉस्ट उसने पे की है एक्चुअल अमाउंट, वो अमाउंट आपकी क्या होगी, टैक्सेबल। जैसे उस इंस्टीट्यूट को एम्प्लॉयर की तरफ से 6000 रुपीज पर मंथ जाता है या 3 मंथ का जाता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 क्वार्टर से, और जो आएगा वो एक्चुअल वैल्यू 24,000 जो भी आती है। एंड नेक्स्ट, अगर इंस्टीट्यूट किसका है, एम्प्लॉयर का, वो कॉलेज या स्कूल किसका है, एम्प्लॉयर का है, तो उस कंडीशन में फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो नॉन स्पेसिफाइड है तो निल, और स्पेसिफाइड पर्सन है तो उस कंडीशन में सिर्फ 2 चीज के लिए उसके चाइल्ड होने चाहिए, बच्चे किसके हों, एम्प्लॉय के। भाई बहन पे ये फैसिलिटी नहीं लेगी, सिर्फ उसके बच्चे अगर उस स्कूल में पढ़ते हैं एम्प्लॉयर के में, और उसकी फैसिलिटी की वैल्यू अदर इंस्टीट्यूट से कंपेयर करेंगे, अगर वो 1200 रुपए पर मंथ है दूसरे इंस्टीट्यूट की, तो उस कंडीशन में 1200 रुपए पर मंथ में से हम लेस कर देंगे एम्प्लॉय की अकॉर्डिंग, यहां पर स्पेसिफाइड पर्सन को 1000 की एग्जम्पशन, तो 200 रुपीज पर मंथ इंटू 12 जितने बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग। अगर उसने भाई या बहन को रेख रखा है तो उस कंडीशन में 100% टैक्सेबल, कहता है कि उसका भाई एजुकेशन फैसिलिटी उठाता है, तो उस कंडीशन में 1200 इंटू 12 पूरा टैक्सेबल 14,400 रुपए। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारे पास इस चैप्टर का प्रोविडेंट फंड। यहां से भी हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं, तो प्रोविडेंट फंड के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है, तो ये दे रखा है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग ये एक्ट बना हुआ है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है। और हमसे पूछ सकता है एक्ट, इसकी एक्ट क्या होगा, तो 1925 हमारा एक्ट हो सकता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का है और ये अप्लाई करेंगे। सेकेंड हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड किसे कहते हैं, तो यहां दिया है इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स कमिश्नर के द्वारा जो रिकमेंड की गई है, अप्रूव्ड किया गया है शेड्यूल 4 के अकॉर्डिंग, कौन सा, इनकम टैक्स एक्ट की शेड्यूल 4 के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहेंगे। तो जनरली हम कह सकते हैं कि जहां पर कमिश्नर ने कंपलसरी कर दिया कि आपको क्या लगाना है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड लगाना है, अप्लाई कहां करवाएंगे, तो नॉर्मल कह सकते हैं हम 10 एंड अबव एम्प्लॉय जहां पर वर्क करते हैं वहां पर क्या लग जाता है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब इसके अंदर आता है कि कितना पार्ट टैक्सेबल होगा और कितना टैक्सेबल नहीं होगा, तो हम पहले तीसरा और देख लेते हैं इसका। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड किसे कहेंगे, तो ऊपर के जो दोनों फंडों में नहीं आता, ना तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है ना ही रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, तो ऐसे फंड को हम क्या कहेंगे, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जहां पर अगर कहें तो 10 से बिलो एम्प्लॉय वर्क करते हैं, जैसे 9, 8, 6 जहां पर वर्कर वर्क करते हैं वहां पर क्या लगता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अप्लाई होता है। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन सा पार्ट टैक्सेबल होता है, कब होता है, तो हमारे पास 3 कंडीशन बनती है। क्या, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, और जब कंप्लीट हो जाता है तब रिसीव्ड होता है, तो जितना अमाउंट आपको रिसीव्ड होता है आफ्टर कंप्लीटेशन, कंप्लीट होने पर कितना मिलता है। तो हमारे पास 3 कंडीशन हम लेते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में तो टैक्स किस किस के लिए लगेगा, तो यहां कहते हैं एम्प्लॉय के, यहां टैक्स नहीं लगेगा, यहां टैक्स नहीं लगेगा, यहां टैक्स नहीं, तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट पे जितना अमाउंट मिलता है वो भी टैक्सेबल नहीं है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी टैक्सेबल नहीं है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी टैक्सेबल नहीं है। साफ सुथरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई टैक्स नहीं लगता, किसी तरह का वैल्यू नहीं। लेते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो यहां पर कहता है अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन किससे ज्यादा हो, 12% से ज्यादा हो, 12% किसके, सैलरी के, सैलरी के 12% से ज्यादा हो। यहां सैलरी की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस कमीशन इफ।
अगर इससे ज्यादा है 12% से तो आपके क्या लगेगा, टैक्स। एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो यहां दिया है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कोई टैक्स नहीं लगता क्योंकि खुद ही तो अपनी सैलरी पे टैक्स दे रहा है। एंड लास्ट लमसम अमाउंट मिलता है, तो ये क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि जमा कराते वक्त जब आप पे टैक्स लग गया तो जब आप रिसीव करते हैं तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा। एंड लास्ट हमारे पास आता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए क्या दिया है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नील, कोई टैक्स नहीं लगता, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नील, कोई टैक्स नहीं लगता, बट लमसम अमाउंट जब रिटायरमेंट पे मिलती है तो जितना पार्ट एम्प्लॉयर का होता है वो टैक्सेबल होगा। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना शेयर, तो सिर्फ शेयर टैक्सेबल होगा, शेयर क्या होगा आपका टैक्सेबल होगा, इससे ज्यादा इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं होगा। तो ये है हमारे पास एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए क्या क्या कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा बात आती है इसके अंदर से एक पार्ट हमारे 80C की डिडक्शन में जाता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जितना है, रिकॉग्नाइज्ड का हो, अनरिकॉग्नाइज्ड का हो या फिर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का हो, जितना भी होता है ये इसके अंदर जाता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। थैंक यू।